हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, और ये मेरा डायलॉग बन भी चुका है कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हम लोग चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं अभी तक पढ़ी है, वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका मतलब होता है कि एक जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि जो उसके ऑर्गन्स है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी हो, सिर्फ उतना ही मतलब नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि वो जो पर्सन है वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से हेल्दी हो, ताकि वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ जी सके। अब फिजिकल हेल्थ का मतलब तो आप समझते हैं कि जो उसको ऑर्गन्स हैं सारे वो नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है। पर इसके अलावा बच्चों, मेंटल और इमोशनल या बिहेवियर लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन है फिजिकली तो वो फिट है, पर इमोशनली या मेंटली वो एबनॉर्मल फील करता है या वो एबनॉर्मल है, ठीक है। जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो एक सही रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाता, या फिर वो किसी क्राइम को भी अंजाम दे सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की सोच बहुत ज़्यादा गलत होती है, किसी भी वजह से हो सकता है। उनको सही एजुकेशन ना मिलने की वजह से, उनको सही परवरिश ना मिलने की वजह से, या फिर गलत संगत में पढ़ने की वजह से, या फिर उनका माइंडसेट जो होता है वो खराब होता है, जिस वजह से वो कई क्राइम्स को अंजाम देते हैं। जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट वो किसी का करते हैं, किसी का रेप करते हैं, किसी को सेक्सुअली या मेंटली हरास वो करते हैं। तो ये सब क्या होता है, अगर ऐसा पर्सन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसके सही हैं, वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है, उसके बाद भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, वो किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ गलत कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में रहता है, जिस वजह से वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक नॉर्मल लाइफ नहीं वो जी सकता, एक रिप्रोडक्टिव लाइफ वो नहीं जी सकता नॉर्मल, तो भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि पूरी तरीके से तीनों एस्पेक्ट में वो हेल्दी हो, जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सब आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए। तो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, और नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की यही डेफिनेशन होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली वो बिल्कुल नॉर्मल हो, हैप्पी हो, तो वो हेल्दी पर्सन है। तो बच्चों, अब बात आती है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चों मेनली हम समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, वो हम समझ चुके हैं। फिर हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, मैंने आपको अभी बता दिया। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किस तरीके से किया जाए, तो इसके 3 लेवल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके 3 लेवल हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चों हमारा फिजिकल लेवल, के फिजिकल लेवल पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और उसी तरीके से सोशल लेवल पर हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में कि कैसे फिजिकली हम अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रख सकते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान रखें। सबसे पहले ज़रूरी है हम ये देखें कि कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उनमें, ठीक है, कोई पेन या कोई प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है, ये चीज़ हम ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हम सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, क्लीनलीनेस का हम लोग ध्यान रखें कि हम अपने ऑर्गन्स को साफ करें सही तरीके से, वहाँ पर हाइजीन रखें, ठीक है। कोई ऐसे प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें कि जो हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगी, वजाइनल वॉश। जो वेजाइनल वॉश आती हैं कंपनीज की, जहाँ पे कि फीमेल्स का ये प्रोडक्ट होता है, जिसमें वेजाइना को वॉश करने के लिए सोपी सॉल्यूशन बनाया जाता है, और फीमेल्स इसको इतना ज़्यादा खरीदती हैं ये सोच के कि हमें ज़रूरत है अपनी वेजाइना को वॉश करने की, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये चीज़ कि वेजाइनल वॉश अगर आपने खरीद लिया और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें पहले से ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो अपने आप को क्लियर करता रहता है, यानी बॉडी अपने आप को खुद साफ करती है। एक्सटर्नली हाँ आपको नहाने धोने की ज़रूरत है,
तो आप उसके लिए अपने ऑर्गन्स को वॉश करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी वॉश का, इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके इंटीमेट पार्ट्स हैं उनका जो पीएच है वो अल्टर हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, जिस वजह से जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो आ सकते हैं आपकी बॉडी पे इन्फेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी को, और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डिजीज करने के लिए। तो आपको किसी वॉश की ज़रूरत नहीं है। जो वजाइना है या आपके जो ऑर्गन्स है वो खुद को वॉश करते हैं, खुद को क्लियर करते हैं। वहाँ पर ऐसे माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं जो कि खुद को मतलब क्या करते हैं, खुद ही वो वजाइना को क्लियर करने का काम करते हैं, ऑर्गन्स को साफ करने का काम करते हैं। अगर आप साफ करना ही चाहते हैं तो पानी से आप ज़रूर वॉश कीजिए, वाटर से आप ज़रूर अपने इंटीमेट पार्ट्स को वॉश कीजिए, पर किसी एक्सटर्नल वॉश का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लीनलीनेस के चक्कर में आपको किसी की बातों का शिकार नहीं होना है, किसी कंपनी की बातों में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ वाटर का इस्तेमाल करना है, दैट इज इनफ। अपनी पूरी बॉडी पे आप सोप का इस्तेमाल करिए, जो आपके इंटीमेट पार्ट्स हैं उनमें आपको सोप का इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनली तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है आपको। तो क्लीननेस तो आपको रखनी है, अपनी पूरी बॉडी की ही रखनी है। तो ये तो बात हो गई फिजिकल, और आपको देखना है कि आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो ऐसी नहीं है जिसको आप क्या करें, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। फीमेल्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि उनको देखना है कि उनकी ब्रेस्ट में या वैसे भी उनके किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे मेल्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो ताकि वो एटलीस्ट फिजिकली तो हेल्दी रह सके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्ट आती है हमारे इमोशनल। तो इमोशनल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी जो बॉडी है या हम जो हैं वो सिर्फ हम एक बॉडी नहीं है, ठीक है, हम एक माइंड नहीं है। हमारे अंदर अलग लेवल के एनर्जीज हैं। हमारे अंदर हम एक फिजिकल बॉडी है, एक मेंटल बॉडी भी है, एक एनर्जी लेवल पे भी हम हैं। तो एक हमारी एनर्जी एस्पेक्ट भी है, एक हमारी इमोशनल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो जो हमारा इमोशन होता है, ठीक है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनका भी हेल्दी होना, उनका भी सही होना ज़रूरी है। तो इमोशन भी बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं होगी, हम हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो इमोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी तरीके से मेंटली भी हमारा सही होना बहुत ज़रूरी है। अब इमोशन और मेंटल में क्या फ़र्क होता है? आप सोचेंगे सेम होता है, नहीं, सेम नहीं होता है। मेंटल हो गया हमारा कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हम क्या सोचते हैं, दैट इज मेंटल। हम क्या महसूस करते हैं, दैट इज इमोशनल। हम क्या सोचते हैं, दैट इज मेंटल। हम क्या महसूस करते हैं, दैट इज इमोशनल। दीज आर वे अपार्ट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मेंटल जो सोच है वो भी दिमाग से जनरेट होती है, इमोशंस भी दिमाग से जनरेट होते हैं, पर फिर भी ये डिफरेंट होते हैं। तो इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट को भी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीने के लिए, ना सिर्फ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए, बल्कि पूरी तरीके से होलसमनेस के लिए, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन होने के लिए इमोशनल और मेंटल स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? मेंटली एक पर्सन या इमोशनली एक पर्सन कैसे स्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा बात करने से, सही एजुकेशन देने से, एक जगह प्रोवाइड करने से, एक टाइम प्रोवाइड करने से, एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करने से जिससे कि ओपन डिस्कशन हो सके, ठीक है। हम लोगों के यहाँ इतने सारे क्राइम होते हैं, मतलब हम लोगों के यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे क्राइम होते हैं, ठीक है। किसी का रेप होता है, किसी का एब्यूज़ होता है, किसी का मर्डर होता है, हर चीज़ होती है। वो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो गई, यहाँ पे ये हादसा हो गया, या फिर कोई अगर हैप्पी चीज़ भी है कि मैरिज भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मैरिज हम फिक्स भी कर सकते हैं, पर हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों से डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते अपने बच्चों से या अपने छोटे भाई बहनों से कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमें शर्म आती है उस चीज़ में। हमें लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर डिस्कशन किया जाए, बट माय फ्रेंड, दिस इज़ अ टॉपिक विच नीड टू बी डिस्कस्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम जीडीपी, कंट्री की पेट्रोल का कितना दाम हो गया है, ये सब चीज़ों से वे मोर इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि यही हैं जो क्राइम को जन्म देती हैं। अगर एक बच्चे को सही से समझाया नहीं जाएगा, उसको चीज़ों के बारे में सही से बताया नहीं जाएगा, तो आगे चल के उसको वैसे भी चीज़ें पता चलनी है, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सेस हम अब है हमारे पास इंटरनेट का, हर एक के पास। बच्चे पैदा होते ही मोबाइल उठा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस है हर चीज़ का। हम मोबाइल में कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता है, हमें सब कुछ पता है, ठीक है। अब हर एक बच्चे को हर एक चीज़ पता है, उनको वैसे भी पता लगना है। अगर उनको गलत सोर्स से पता लगेगा तो वो गलत एस्पेक्ट उसकी चुनेंगे। हर चीज़ का पॉजिटिव
पहलू होता है, नेगेटिव पहलू होता है। अगर वो नेगेटिव जगह से उसको देखेंगे तो उनके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट आएंगे। अगर वो आपसे सुनेंगे, अगर वो पहले से तैयार होंगे बाहर के वर्ल्ड के लिए, तो वो उसकी सही चीज़ को चुनेंगे और उसकी सही एस्पेक्ट को चुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें, उनको सेक्स एजुकेशन हम दें, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो एजुकेशन से, बात करने से मेंटल और इमोशनल लेवल नॉर्मल होगा। इस स्टेज, इस हम बोल सकते हैं लेवल पर जो है हमारे आने वाली जनरेशन्स है वो हेल्दी होंगी, उनको सब चीज़ें पता होंगी, तो वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करेंगे। और अगर हम इमोशनल और मेंटल को बैलेंस कर पाते हैं तो सोशली ऑलरेडी हम बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि उस पर्सन को पता होगा कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, कि हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब बच्चों, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ना आज इस वीडियो में, तो हम उस पर चलते हैं। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और आज से इन्हीं दशकों से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। पहले अगर कुछ सालों में कुछ मिलियन बढ़ते थे, तो अब क्या हो गया है, जैसे पहले अगर कुछ सालों में 1 मिलियन लोग बढ़ रहे थे, तो अब 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। कैसे इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि अब हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, तो जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है, यानी कि बच्चे जब पैदा होते ही मर जाते थे, ये चीज़ें भी अब कम हो रही हैं। बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, मदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पा रही हैं। तो इसलिए जो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड पर स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी इतना खाना हम कहाँ से लेके आएंगे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, इतनी नौकरियां कहाँ से लेके आएंगे, इतना पानी कहाँ से लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए, इतनी ज़मीन कहाँ से लेके आएंगे कि उस पर लोग रह सके। पहले जहाँ एक ज़मीन के टुकड़े पे 2 लोग रहते थे, अब वहीं पे 10-20 लोग रहते हैं। तो ज़मीन पर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, लैंड पर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, सारी रिसोर्सेज पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। और जितने ज़्यादा लोग, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, उतनी ज़्यादा एपिडेमिक, पेंडेमिक आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं और ये सब चीज़ें आ रही है, क्योंकि हम लोग एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो कई लेवल्स पर होती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है, जहाँ पे जो कपल है वो जो हमारा कपल है वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये चीज़ करी जाए, पॉलिसी बनाई जाए, लॉज बनाए जाएं, जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लॉज बने, उनके मेथड्स लोगों को बताए जाएं, ठीक है। तो 3 लेवल्स इसमें मेरे अकॉर्डिंग होते हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर, एक है हमारा गवर्नमेंट लेवल पर यानी कि पॉलिसी मेकिंग लेवल पर, और तीसरा है हमारा एग्जीक्यूशन लेवल पर, ठीक है। तो एक तो हमारा होता है गवर्नमेंट लेवल पर, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। दूसरा आता है एग्जीक्यूशन पर, जहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, साथ साथ में लोगों को एजुकेट किया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। परिवार नियोजन के लिए क्या किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि हाँ कितना ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। आपने सुना ही होगा, गवर्नमेंट एक नारा देती है, हम 2 हमारे 2, ठीक है, कि हमारे जो बच्चे हों सिर्फ 2 हों, 2 से ज़्यादा नहीं हो। एक्सट्रीम केस में तो हो सकते हैं ज़्यादा, कोई और केस हो जाए, वैसे 2 ही बच्चे हों तो सही है, ताकि हम उनको एजुकेट कर सके सही से, हम उनको खिला पिला सके, उनको बड़े कर सके, जिम्मेदार नागरिक बना सके। क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे उनको बड़ा करने के लिए, उनको उनके एजुकेशन के लिए, सिर्फ या हम हो सकता है पढ़ा भी ना पाए उन सब बच्चों को, उनको वो चीज़ें ना दे पाएँ जो उनका हक है। तो इसलिए बच्चे कम ही होने चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई एम प्राउड टू से दिस कि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री थी जिसने ये शुरुआत की थी फैमिली प्लानिंग की, और इंडिया अभी भी प्लान कर रहा है कि 2022 तक एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसा लॉ लाया जाए जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करे, नागरिकों को क्या करे, एक दिशा दे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इंडिया, क्योंकि हमें पता है कि 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इस देश, इस
वर्ल्ड में, ठीक है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और चाइना को बहुत तेजी से पीछे छोड़ रही है, क्योंकि चाइना अब अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया फर्स्ट बन सकती है, और ये कोई गर्व की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गरीबी की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स पर, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स पर हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स के बारे में। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स में दो तरीके के मेथड्स आ सकते हैं। पहले आ सकते हैं नेचुरल मेथड्स, ठीक है, जिसमें कि हम बाहर से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरल मेथड्स। तो इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ, शायद ये अब हो गया है लाइट, तो इसको हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं। तो दो मेथड्स हो सकते हैं, दो तरीके के। एक हो सकते हैं हमारे नेचुरल मेथड्स और एक हमारे हो सकते हैं बच्चों मैन मेड मेथड्स या आर्टिफिशियल मेथड्स। तो आर्टिफिशियल मेथड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग दो तरीके के मेथड्स पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में कि नेचुरल मेथड्स बर्थ कंट्रोल के क्या हो सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स या बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड्स या नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं। तो अब नेचुरल तरीके क्या होते हैं बच्चों? तो नेचुरल तरीके हम लोग बाहर से किसी डिवाइस का, किसी पिल का, किसी केमिकल का, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और नेचुरल मेथड से हम बर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों काफी मेथड्स आते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है बच्चों वो है हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बच्चों? हमें पता है कि जो फीमेल होती हैं उनमें एक साइकिल होता है, सेक्सुअल साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसके मिड में यानी कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम निकलता है और ओवम रिलीज होता है। उसके 48 आवर्स तक, ओव्यूलेशन के 48 आवर्स जो होते हैं, यानी ओव्यूलेशन होने के बाद जो 48 आवर्स होते हैं, जो 2 दिन होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, यानी कि उस दौरान फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उस दौरान क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और वही हमें नहीं करवाना है, क्योंकि हमें बर्थ को कंट्रोल करना है, इम्प्लांटेशन कंट्रोल करना है, प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड्स में उस टाइम कॉपुलेशन किया जाता है जब फर्टिलाइजेशन पीरियड जा चुका हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पीरियड खत्म हो चुका हो या ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन पीरियड जो है जब वो गुजर जाता है उसके बाद किया जाए, ठीक है। इसलिए कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम कॉपुलेशन अवॉइड किया जाता है, कोई भी फिजिकल रिलेशन अवॉइड किया जाता है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, ठीक है, ताकि जो है इम्प्लांटेशन ना हो सके, प्रेगनेंसी ना हो सके। तो उसको हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, जब एक पर्टिकुलर पीरियड पर मेंस्ट्रुएशन के दौरान कॉपुलेशन ना किया जाए, ठीक है, ताकि बर्थ को मतलब कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। सेकेंड जो है वो है हमारा होता है हमारा विड्रॉल मेथड, ठीक है। क्या होता है? विदड्रॉल मेथड। तो विदड्रॉल मेथड में क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि डिपेंडेंट होता है मेल पर। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है उसको इजेक्यूलेशन से पहले विड्रॉ किया जाए, ठीक है, जो पेनिस है उसको इजेक्यूलेशन से पहले अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो तब भी क्या होगा, इजेक्यूलेशन नहीं होगा, तो स्पर्म नहीं जाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर, तो इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो विड्रॉल मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद एक मेथड होता है हमारा लैक्टेशनल इमेनोरिया, ठीक है, एक मेथड होता है हमारा लैक्टेशनल इमेनोरिया। लैक्टेशनल इमेनोरिया भी होता है एक, ठीक है। लैक्टेशनल इमेनोरिया जो होता है, यहाँ पर क्या है कि जब कोई लेडी होती है वो बच्चे को जन्म देती है तो कुछ समय तक वो उसको लैक्टेट करती है ना। तो जो बर्थ के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है विदिन 6 मंथ्स, उस दौरान क्या होता है कि वैसे भी वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वैसे उस दौरान वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इस दौरान भी कॉपुलेशन होता है तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये हो जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये तो कुछ नेचुरल मेथड्स थे। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में कि कौन से ऐसे मैन मेड मेथड्स होते हैं जिनसे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स हैं मैन मेड वो बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे पहले एक होता है जिसमें कि हम
फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ये फर्टिलाइजेशन है वो ना हो सके। जैसे कि हम कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करते हैं, हम फैम शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम डायफ्रैगम का इस्तेमाल करते हैं, या हम क्या करते हैं सर्विकल कैप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए होते हैं। जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल के लिए होते हैं। फैम शील्ड, डायफ्रैगम और कैप, सर्वाइकल कैप, ये किसके लिए होते हैं? ये फीमेल्स के लिए होते हैं। तो मेल्स के लिए कॉन्डम्स और फैम शील्ड, डायफ्रैगम और सर्विकल कैप जैसी चीज़ें फीमेल्स के लिए होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये होता है, ये जो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसमें यूज़ किया जाता है, और ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये फीमेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि जो मेल का जो इजैक्यूलेट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ना जा सके, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो मेल का इजैक्यूलेट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ना जा सके, फीमेल ही उसको रोक ले। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक तो ये मेथड हो जाता है। दूसरा, कुछ केमिकल्स भी आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉपुलेशन से पहले या फिजिकल रिलेशन से पहले क्या किया जाता है कि कुछ फोम्स या कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं जिनको वजाइना में अप्लाई किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? स्पर्मिसाइडल होते हैं, यानी कि वो स्पर्म्स को मार देती हैं। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, फिर ओवा तक नहीं पहुंच पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है वजाइना में बिफोर कॉपुलेशन, बिफोर दी मैटिंग, ठीक है, ये सब किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स मेथड हो सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसको हम आईयूडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईयूडीज भी बोलते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपने बहुत कभी सुना भी हो शायद, कॉपर टी 200, ऐसे ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो कॉपर टी एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसके अलावा और भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। तो कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेटल रिलीज करते हैं, जैसे कि कॉपर टी एक ऐसा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है जिसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। कॉपर टी कुछ इस टाइप का टी शेप का होता है, ठीक है, ये टी शेप का कॉपर टी होता है, ठीक है। और ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है, इसको यूट्रस में क्या किया जाता है? रख दिया जाता है, इसको यूट्रस में रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये वहां पर कॉपर आयन रिलीज करता रहता है। और कॉपर आयंस क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करते हैं और स्पर्म को क्या कहते हैं? किल करने का काम करते हैं। और भी हो सकता है कोई पॉसिबल मैकेनिज्म हो, पर जितना देखा गया वो यही है कि फेगोसाइटोसिस ये करते हैं। कई बार ये क्या करते हैं? ओवम को जल्दी से जल्दी फैलोपियन ट्यूब तक, ओवम जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको जल्दी से जल्दी यूट्रस पहुंचा देते हैं। तब तक यूट्रस तैयार नहीं होता है इम्प्लांटेशन के लिए, तो इसलिए इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये भी मैकेनिज्म हो सकता है, और फेगोसाइटोसिस वाला मैकेनिज्म भी हो सकता है। तो कॉपर जो आयोनाइज जो मतलब कॉपर होते हैं आयंस, वो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं या प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉपर टी जैसे और भी डिवाइसेस होते हैं। ये तो मेटल रिलीजिंग है हमारा यूट्राइन डिवाइस। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, जो कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। तो ये बात होती है हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकते हैं, मेटल रिलीजिंग भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ रिलीज ना करते हो, बस उसमें कुछ मेटल्स ऑलरेडी हों, जैसे कि होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये हो जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात, ठीक है। अब कुछ इम्प्लांट्स भी होते हैं। कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जिनको स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। उससे भी क्या होता है, बॉडी जो होती है फीमेल की वो इम्प्लांटेशन के लिए हम बोल सकते हैं कैपेबल नहीं होती है उस दौरान, तो तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद कुछ पिल्स वगैरह भी आती हैं जो कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिनमें कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है, या तो उनका कॉम्बिनेशन होता है, या केवल प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। तो ये पिल्स होती हैं। तो इन पिल्स को जब फीमेल्स लेती हैं तो उससे इम्प्लांटेशन नहीं होता है, उससे क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग क्या किया जाता है इसमें कि इसको 21 डेज तक लिया जाता है, ऐसे कुछ इसका हिसाब होता है। 21 डेज तक इसको लिया जाता है। कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जो कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगातार लिया जाता है। तो वो पिल्स टू पिल्स डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, पिल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेल फीमेल दोनों में होता है, जहाँ पर फिजिकली कुछ पार्ट को रिमूव किया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिससे कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो मेथड्स होते हैं, एक फीमेल में एक मेल में। तो फीमेल में जो होता है, या पहले मेल को डिस्कस करते हैं। जो मेल में हमारा सर्जिकल मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्केटोमी। ठीक है, वास्केटोमी या वास्केटोमी उसको बोलते हैं मेल में। तो मेल में जो हमारा सर्जिकल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, ठीक है, सर्जिकल मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वासेक्टोमी या वास्केटोमी। वास्केटोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और अलग करके लाइगेट कर दिया जाता है, यानी कि सिल दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, पहले इसके दो मेथड्स होते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड होता है वास्केटोमी का और एक हमारा मॉडर्न मेथड होता है। कन्वेंशनल मेथड में क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम में कट लगा के वास डिफरेंस को वहाँ पे निकाला जाता है और वास डिफरेंस को कट करके, ठीक है, आप डायग्राम देख लेना तो आपको समझ में आएगा। कट करके क्या किया जाता है, उनको 1 से 4 सेंटीमीटर तक दूर किया जाता है। उसको कट किया जाएगा वास डिफरेंस को, उसको 4 सेंटीमीटर दूर किया जाएगा और फिर उनको सिल दिया जाएगा, लाइगेट कर दिया जाएगा। ऐसे ही किया जाएगा दोनों वास डिफरेंस में। तो फिर क्या होगा, मेल को जो स्पर्म है वो इजैक्यूलेट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा फिर स्पर्म नहीं आएंगे तो फिर बर्थ भी नहीं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, प्रेग्नेंट भी नहीं होगी जो लेडी है। ठीक है, तो वास्केटोमी होते हैं। जो दूसरा मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है, पंक्चर किया जाता है। ठीक है, कट मतलब क्या होता है, हम कट नहीं लगाते स्क्रोटम में, उसको पंक्चर करते हैं, फिर वास डिफरेंस को निकालते हैं और उसका कुछ एरिया रिमूव कर देते हैं हम परमानेंटली, कुछ एरिया उसका रिमूव कर देते हैं और फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारे वास्केटोमी की। यहाँ पे आप इसका जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखिए तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो होता है हमारा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है और यहाँ पे ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब से। यहाँ पे क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को, जैसे वास्केटोमी में किया गया था ऐसे यहाँ पे भी फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट किया जाता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब को, और फिर उनको आपस में लाइगेट कर दिया जाता है ताकि वो पैसेज बंद हो जाए और फिर जो ओवम है वो ना आ सके। तो फिर स्पर्म अगर आ भी जाएगा तो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ओवम आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से दो हमारे मेथड्स हो जाते हैं, वास्केटोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये थे सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों ये जो हमारे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते, हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और जो पिल्स वगैरह होती हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं ना, इसीलिए ही बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे हो जाते हैं कुछ बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।